हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित कपास उत्पादकता मिशन के संबंध में क्या सही नहीं है। ये 2025-26 के जो केंद्रीय बजट पेश किए गए हैं उसमें कपास उत्पादकता मिशन के संबंध में क्या सही नहीं है, उसे आपको टिक करना है। चलिए एक एक करके यहाँ देखते हैं। बजट में इसके लिए 500 करोड़ का आवंटन किया गया है, यह सही है। इसके अंतर्गत देश में कपास पैदावार को प्रति हेक्टेयर 500 किलोग्राम तक ले जाना है, यह लक्ष्य रखा गया, यह गलत है। क्योंकि यहाँ पर 50 किलोग्राम नहीं 1000 किलोग्राम, याद रखिए 1000 केजी तक का लक्ष्य रखा गया है। तो आंसर तो आपको ऑप्शन बी होगा। आगे भी आप देख लेते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य फोकस एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास किस्मों को बढ़ावा देना है, यह भी सही है। इसके लिए 5 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है, यह भी सही। सिर्फ यही गलत था और गलत आपको टिक करना था, तो याद रखेंगे। इसके अंतर्गत देश में कपास पैदावार को प्रति हेक्टेयर 1000 किलोग्राम तक केजी तक करने का लक्ष्य रखा गया है। बीसीसीआई द्वारा प्रदत्त नमन अवार्ड के संबंध में सही समेकित नहीं है, कौन सा यहाँ भी गलत है, इसे आपको टिक करना है। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जवाहरलाल श्रीनाथ को दिया गया है, यह गलत है। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो हैं सचिन तेंदुलकर जी को दिए गए हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि गलत को आपको चूज करना था। बेस्ट क्रिकेटर पुरुष ऑफ द ईयर अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया, यह सही है। बेस्ट क्रिकेटर महिला ऑफ द ईयर अवार्ड जो है स्मृति मंदाना को दिया गया, यह भी सही है। बेस्ट महिला डेब्यू अवार्ड आशा शोभना को दिया गया, यह भी सही है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा रत्नागिरी में 5वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान स्थापित बौद्ध परिसर में उत्खनन से अवशेषों को प्राप्त किया गया है। वह रत्नागिरी भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी उड़ीसा। रत्नागिरी भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। बजट 2025-26 में प्रस्तावित ज्ञान भारतम मिशन के संबंध में सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन है जो गलत है, आपको टिक करना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यह सही है। इसके लिए बजट में कुल 600 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, यह गलत है। ऑप्शन बी आपका गलत है, क्योंकि बजट में 600 करोड़ नहीं सिर्फ 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस ज्ञान भारतम मिशन के लिए। इससे पूर्व वर्ष 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत की गई थी, यह भी सही है। वर्तमान ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है, यह भी सही है। तो यहाँ पर सिर्फ बी गलत है, बाद बाकी तीनों सही था। आंसर इसलिए ऑप्शन बी होगा, क्योंकि गलत चूज करना था। यहाँ 600 की जगह 60 करोड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन का प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, इससे संबंधित कौन सा कथन गलत है, उसे चूज करना है। आगे आपका और डिटेल मिलेंगे। देख लीजिए, पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसके संबंध में कौन सा सही नहीं है। इन्हें यह पुरस्कार त्रिवेणी एल्बम के लिए दिया गया है, यह सही है। यह इसका दूसरा ग्रैमी अवार्ड है, यह गलत है। इसका यह पहला ही ग्रैमी अवार्ड है, दूसरा नहीं है, यह पहला ग्रैमी अवार्ड है। एक्चुअली उसके दूसरी बार इस बार सिलेक्ट किया गया था और यह अवार्ड उसे मिला है। इससे पहले भी 2009 में उसे ग्रैमी अवार्ड के लिए सिलेक्ट तो किया गया, शॉर्टलिस्टेड तो किया गया था, लेकिन उसे पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो यह पहला अवार्ड है, इसलिए आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी होगा। आगे भी डिटेल देख लेते हैं। वर्तमान पुरस्कार उन्हें बेस्ट न्यू एज
एम्बिएंट श्रेणी में दिया गया है, यह भी सही है। वर्ष 2009 में आए उसके सोल कॉल एल्बम को भी इस पुरस्कार हेतु नामांकन मिला था, मतलब शॉर्टलिस्ट किया गया था, यह भी सही है। लेकिन दिया गया है इस साल पहली बार, इसलिए ऑप्शन बी आपका आंसर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2025-26 भाषण में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 75% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो वह 75% से बढ़ा करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 100% कर दिया है। हाल ही में भारत ने महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, उसे टिक करना है। भारत ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराया है, यह सही है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को ही हराया है। भारत की गोडगी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, यह भी सही है। इससे पूर्व भारत ने वर्ष 2021 में यह खिताब जीता था, यह गलत है, क्योंकि भारत ने यह खिताब 2021 में नहीं 2023 में जीता था। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। वर्तमान टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया में हुआ था, यह भी सही है। तो भारत ने जो है यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है और इस टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया में हुआ था। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश को ऑन्कोसेरसियासिस को समाप्त करने वाला पहला देश घोषित किया है? तो वह देश है नाइजर। हाल ही में भारत की 4 नई रामसर आर्द्रभूमियों की घोषणा की गई है। इन घोषित आर्द्रभूमियों और संबंधित राज्य के संबंध में सही सुमेकित कीजिए। कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर सही है उसे आपको टिक करना है। इन 4 में से 3 रामसर स्थल और राज्य का नाम गलत है, सिर्फ एक सही है। उधवा झील पक्षी अभयारण्य झारखंड में है, यह सही है। तो आंसर आपका ए हो गया, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, याद रखेंगे। उधवा झील पक्षी अभयारण्य झारखंड में है। थेरथंगल पक्षी अभयारण्य सिक्किम में, यह गलत है, क्योंकि थेरथंगम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। ठीक है। खेचे ओपलड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, यह भी गलत है, यह सिक्किम में है। सकारोकोटई पक्षी अभयारण्य केरल में है, यह भी गलत है, यह केरल में नहीं तमिलनाडु में है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, यह सही है। वर्ष 2025 के लिए इसकी थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा, यह भी सही है। पहली बार यह दिवस 1975 में मनाया गया था, यह गलत है, क्योंकि 1975 में नहीं 1997 में मनाया गया था पहली बार। भारत में अब कुल 89 आर्द्रभूमियों को रामसर की सूची में शामिल किया जा चुका है, यह सही है। यदि क्वेश्चंस आपसे ये पूछे भारत में टोटल कितने रामसर साइट है वर्तमान में, तो यह 89 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यही गलत है, 1975 की जगह 1997 में होना चाहिए था। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि रहे। यह किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं? यह इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। याद रखेंगे 76वें गणतंत्र दिवस समारोह इसी साल 26 जनवरी 2025 को मनाया गया है, जिसके चीफ गेस्ट जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति
प्रोबोबो सुबियांतो थे। और याद रखेंगे एक चीज़ और यहाँ से कि हमारा जो पहला गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी 1950 को मनाए थे, उस दिन भी जो हमारे चीफ गेस्ट थे, जो उस समारोह के चीफ गेस्ट थे, ये भी इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट थे। और उनका नाम था सुकार्नो। याद रखेंगे, इंडोनेशिया के जो सुकार्नो जी थे, यह पहले राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के, और हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के पहले चीफ गेस्ट भी थे। हाल ही में लगातार 7वीं बार अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो वह बेलारूस का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। बेलारूस रूस के बगल में ही एक देश है जो 1991 में रूस से ही अलग हुआ था। जिस तरह से रूस में पुतिन का शासन है, पुतिन लंबे समय से रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं, उसी तरह से रूस के ही पड़ोसी देश बेलारूस में लुकाशेंको पिछले 7 बार से इलेक्शन जीत रहे हैं और वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये इस बार वह 7वीं बार वहाँ पर इलेक्शन जीत करके राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में गैर सरकारी संगठन प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 90% से अधिक नामांकन वाले राज्यों में प्रथम 4 राज्य का सही क्रम क्या है? इन प्रथम 4 राज्यों का सही क्रम जो है यह है कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल। आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान किया गया है। यह किस देश में अवस्थित है? यह न्यूजीलैंड में स्थित है। माउंट तारानाकी एक पर्वत है जिसे व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया, मानव की दर्जा दिया गया है, और वह न्यूजीलैंड का एक पहाड़ है, न्यूजीलैंड का पर्वत है, माउंटेन है। हाल ही में इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन यूसीआई ने किसके इनहेल करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वह लगा दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड को लेने से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया उसकी इनहेलिंग के लिए। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 2024-25 का खिताब बंगाल टाइगर्स ने जीता, यह सही है। इस वर्ष उपविजेता टीम हैदराबाद तूफानी रही, यह भी सही है। इसका फाइनल मुकाबला बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेला गया, यह भी सही है। यह स्टेडियम झारखंड में है, यह गलत है, क्योंकि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम झारखंड में नहीं, यह उड़ीसा में है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से सीधी सी यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो याद रखेंगे यह उड़ीसा राज्य के राउरकेला में स्थित है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के विजेता पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर से नवाजा गया है? यह नवाजा गया है विक्रमजीत सिंह को। विश्व कैंसर दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, मतलब विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, यह सही है। वर्ष 2025 के लिए इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, यह भी सही है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी, यह गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। याद रखेंगे 2000 में की गई थी, और यह 4 फरवरी 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी। पहली बार जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था ये 4 फरवरी 2000 को मनाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी।
यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC कैंसर के खिलाफ बचाव में अग्रणीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संस्था है। यह भी सही है। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की सर्वश्रेष्ठ झांकियों में प्रथम स्थान किस राज्य की झांकी को प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश की झांकी को। हाल ही में शुरू हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है हिमालयन मोनाल। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। वर्ष 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो महिला एकल का खिताब खिलाड़ी जीती है तो वह है मैडिसन कीज। ऑप्शन डी आपका आंसर है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो देश है जॉर्जिया। जॉर्जिया को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नीति आयोग द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक रहा है? तो वह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा सबसे अच्छा प्रदर्शक रहा है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में। पहला महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का फाइनल कहां आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है रांची में। पहला महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का फाइनल रांची में हुआ है। पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को आपको चूज करना है इन 4 ऑप्शन में से। पहले ही आपको मैं बता दूं, जो पद्म पुरस्कार 2025 इस साल दिया गया है, जिनमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री दिए गए हैं। टोटल 139 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। पहला ऑप्शन है इस वर्ष 7 लोगों को पद्म विभूषण दिए जा चुके हैं। यह सही है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पद्म पुरस्कारों में 13 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया है। यह भी सही है। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों में 23 महिलाओं को भी चुना गया है। यह भी सही है। इस वर्ष कुल 13 पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। यह गलत है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, पद्म भूषण 19 लोगों को मिला है, न कि 13 को, और 113 को पद्मश्री दिया गया है। टोटल 139 महानुभावों को यह पुरस्कार दिया गया है। यूनेस्को के रामसर कन्वेंशन द्वारा किन 2 शहरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता दी गई है? यह 2 शहर है इंदौर और उदयपुर। भारत के सिर्फ 2 शहर इंदौर और उदयपुर को यूनेस्को के रामसर कन्वेंशन द्वारा 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेटलैंड शहर की मान्यता दी गई है। याद रखेंगे, वेटलैंड शहर के रूप में भारत के सिर्फ 2 ही शहर अभी तक वर्तमान मतलब अब मार्च 2025 तक हैं। वह 2 शहर को ही इस साल ही जोड़ा गया है और यह दोनों शहर है इंदौर और उदयपुर। एक्चुअली भारत सरकार के द्वारा 3 शहरों को लिस्ट दिया गया था, इंदौर, उदयपुर और भोपाल का, जिनमें से उन्होंने भोपाल को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, इंदौर और उदयपुर को सम्मिलित किया है। हाल ही में किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चिनार के वृक्षों के संरक्षण के लिए डिजिटल वृक्ष आधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो वह राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के द्वारा चिनार के वृक्षों के संरक्षण के लिए डिजिटल वृक्ष आधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025-26 पेश किया गया है। वित्त मंत्री रहते यह लगातार उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट है। यह 8वां बजट है। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लगातार यह 8वां बजट पेश किया गया है। हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? वह राज्य है कर्नाटक। ऑफिशियली अब कर्नाटक जो है नक्सल मुक्त हो चुका है। कर्नाटक में कोई नक्सली नहीं है, क्योंकि लास्ट में इस 2025 में जो एक नक्सली बचा हुआ था जिसे ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। कहने का मतलब ऑफिशियली एक ही नक्सली अवेलेबल था, बचा हुआ था कर्नाटक में, जिसके आत्मसमर्पण के बाद नक्सल मुक्त हो चुका है कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में एरो इंडिया शो 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह बेंगलुरु में किया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एयर इंडिया शो का आयोजन किया गया है। 5 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित ग्रीन कार्निवल और ग्रीन स्कूल अवार्ड समारोह में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किस राज्य के नामची शहर के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को प्रतिष्ठित ग्रीन स्कूल रेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह स्कूल असम का है। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने कर्मचारी के काम के घंटों को 40 घंटे प्रति सप्ताह से घटाकर 37.5 घंटे प्रति सप्ताह करने का फैसला लिया है? तो वह देश है स्पेन। जैसे कि आप जानते हैं, जनरली कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस 8 घंटे का होता है अपने यहाँ, और ऑफिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस है वो वीक में 5 दिन चलती है, मंडे टू फ्राइडे। तो आप समझ सकते हैं कितना हो गया, 8 घंटे पर डे, और यह है 5 दिन सप्ताह में, तो 40 घंटे काम करने की प्रथा है, और यह लगभग पूरी विश्व में है, जिसे स्पेन के द्वारा अपने यहाँ ये जो 40 घंटे की वैधता है उसे खत्म कर दिया गया है, और उसके जगह किया गया है आप 37.5 घंटा सप्ताह में काम कर सकते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से खुद को बाहर करने हेतु एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो वह देश अमेरिका है। जैसे कि आपको पता भी होगा, जनरली ईरान का अमेरिका से ही 36 का आंकड़ा चलते रहता है, तो जिस वजह से मानवाधिकार आयोग से बाहर निकलने की जो है धमकी अमेरिका के द्वारा दिया गया है ईरान पर दबाव बनाने के लिए। फरवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में किस संस्था ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? तो यह संस्था है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ऐसा करने वाला पहला संस्था बन गया है जिन्होंने कैंसर जीनोम डेटाबेस बनाया है। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कहाँ चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल शुरू की है? यह विकासपुरी में किया है, जो पश्चिम दिल्ली क्षेत्र में है, और यह दिल्ली चुनाव जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ है उससे पहले यह कार्यक्रम किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा मतदाता को जागरूक करने के लिए। उस कार्यक्रम का नाम था चंद्रयान से चुनाव तक। आपके लिए एक काम है, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में कितनी सीट थी, मतलब दिल्ली विधानसभा में कितनी सीट है। जबकि मैं आपको बता दूं लोकसभा में 7 सीट है। दिल्ली से जो टोटल लोकसभा सीट बनते हैं, लोकसभा सांसद बनते हैं, वो 7 होते हैं, और आपको कमेंट्स करके आपको बताना है कि दिल्ली में विधानसभा सीट कितनी है। ठीक है, 8 फरवरी 2025 को जारी हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम में कौन सी पार्टी ने सर्वाधिक सीट जीती हैं? तो वह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 48 सीटें जीती हैं, और दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें होती है। 70 में से 48 सीटें जो हैं सो बीजेपी ने जीती हैं, और इस सरकार बनाने के लिए 36 सीट चाहिए कम से कम। आधा सीट आपको पता है, आधे से ज़्यादा सीट होनी चाहिए, तो 36 सीट
होनी चाहिए सरकार बनाने के लिए, और बीजेपी ने 48 सीटें जीत चुकी हैं। जनवरी 2025 में किस राज्य ने अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनरी स्थान को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है? तो राज्य गुजरात में। गुजरात राज्य के जो है गुनरी स्थल जो है, जिसे पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में सिमोना हालेप ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया। ये किस देश से संबंधित है? यह रोमानिया संबंधित है। सिमोना हालेप रोमानियन टेनिस प्लेयर है। देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। आपसे सिंपल में पूछ दिया जाएगा, जो हाल ही में संन्यास लिए हैं सिमोना हालेप, वो किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। या वो किस देश से संबंधित है? तो वो देश है रोमानिया। दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाल ही में श्रीलंका ने अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है। यह श्रीलंका जो अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है वह 4 फरवरी को मनाया है, और श्रीलंका द्वारा प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मसौदा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की है? यह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजन देसाई की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है इंपॉर्टेंट ना लगता हो, लेकिन इस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी मसौदा तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई है? यह है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरी क्वेश्चन ये है, गुजरात यूसीसी लागू करने वाला कैमा राज्य है? तो याद रखिए, यह दूसरा राज्य है। पहला राज्य उत्तराखंड है। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है भारत में, तो यह है उत्तराखंड। तो 3 क्वेश्चन हो गया। पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा गुजरात। गुजरात में यह जो यूसीसी मसौदा तैयार करने की जो कमेटी बनी थी, इसकी अध्यक्षता किए थे रंजना देसाई। और उत्तराखंड के में जो यूसीसी लागू करने के लिए जो समिति बनी थी, इस समिति की भी अध्यक्षता की थी रंजना देसाई। तो समझ गए? तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, और उसे आपको याद रखना है। 2 से 15 फरवरी 2025 तक एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह जो है 1 से 15 फरवरी तक जो है एक्वेरियन सैन्य अभ्यास जो है मालदीव के माफिलाफूसी में आयोजित किया गया है। आपसे सिंपल से एग्जाम में ये पूछा जाएगा, एक्वेरियन क्या है? तो याद रखिए, एक्वेरियन एक सैन्य अभ्यास है जिसका 13वां संस्करण मालदीव के माफिलाफूसी में आयोजित हुआ है। केंद्रीय बजट 2025-26 में अगले कितने वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो अगले 3 वर्षों में। केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय बजट पेश किया गया, उसमें देश के प्रत्येक जिले में एक डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की योजना अगले 3 साल के लिए रखा गया है। विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या है, जो 2027 तक चलने वाले 3 वर्षीय अभियान की शुरुआत को चिन्हित करती है? तो इसका जो है थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, मतलब यूनाइटेड बाय यूनिक जो है थीम है विश्व कैंसर दिवस 2025 की। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत लगभग कितनी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा? तो लगभग 1 करोड़। इसे भी आप VVI करके रखें। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा।
30 जनवरी 2025 को की गई घोषणा के अनुसार ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है? यह है एक्सियोम 4 मिशन के लिए। उनतीस जनवरी को नई दिल्ली में जनपथ स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया गया। यह किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिए, यह केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। यदि आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया था मंथन क्या है, तो कुछ नहीं है, मंथन एक जो है हथकरघा सम्मेलन था, ठीक है। उस सम्मेलन का नाम था जो दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित हुआ था और उसका उद्घाटन कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा किया गया था। 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश किया है? तो वह देश है भारत। भारत ने ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग कैनबिस की नियंत्रित खेती के लिए एक पायलट अध्ययन की शुरुआत की है? तो राज्य है हिमाचल प्रदेश। अब जो है हिमाचल प्रदेश में भांग की एक खेती होगी और यह नियंत्रित खेती होगी। कहने के बाद सरकार के अंतर्गत सरकार को ध्यान रखेगी। जैसे कि हम धान की खेती किसान करते हैं, जैसे मर्जी वैसे करते, जो धान की क्वालिटी, जो धान की टाइप, आपको जितनी एकड़ में मीन में लगाना है, जैसे लगाना है लगा सकते हैं, जैसे बेचना है बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भांग की खेती है उससे सरकार के ऊपर नज़र रहेगी। कौन सी किस्म आपको लगाना है वो सरकार डिसाइड करेंगे, कितने में बेचना है, किसको बेचना है, वो सब सरकार डिसाइड करेंगे। तो याद रखेंगे भांग की नियंत्रित खेती कहाँ पर होने वाली है? हिमाचल प्रदेश में। 29 जनवरी को इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया है? वह GSLV F-15 का उपयोग किया है। याद रखिएगा कि 100वां मिशन जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, उस जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है उसका नाम है GSLV F-15। 28 जनवरी 2025 को किसे ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार दिया है न्यूजीलैंड की अमेलिया कोर को। न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से पुरस्कृत किया गया है। जनवरी 2025 में किसे ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है? यह भारत के जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। भारत के जसप्रीत बुमराह ने ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। प्रसिद्ध लॉन्ग जंप ग्रेग वेल का हाल ही में 25 जनवरी को निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? यह अमेरिका संबंधित है, यह एक अमेरिकी थे। जनवरी 2025 में हिसाशी ताकेऊची को किस कंपनी ने के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है? यह मारुति सुजुकी के CEO और MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आपसे एग्जाम पूछेगा हाल ही में मारुति सुजुकी के द्वारा किसे अपना CEO बनाया गया है या MD बनाया गया है? तो याद रखेंगे यह है हिसाशी ताकेऊची। जनवरी 2025 में माइकल मार्टिन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? यह आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वर्तमान में आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वह माइकल मार्टिन हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? वह है तिलक वर्मा ने। 31 जनवरी 2025 को रेल मंत्रालय ने वन स्टॉप समाधान के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उस ऐप का नाम है स्वारेल। जनवरी 2025 में भारत का GST संग्रह कितना था? वह था 1,95,506 करोड़। 6 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए फिक्की ने किसके साथ साझेदारी की है? यह एक्सपो सिटी दुबई के साथ है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने खिताब जीता है? यह पुरुष कबड्डी टीम है उत्तर प्रदेश का।
38वां राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। उत्तराखंड में यह राष्ट्रीय खेल खेला गया है और इसमें जो पुरुष कबड्डी टीम का खिताब जो है जीता है उत्तर प्रदेश ने, यूपी ने। इसरो ने फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर FEAST 2025 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया है? यह IIT हैदराबाद में लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम क्या रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया है। हाल ही में जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी ने है, अपनी पूर्वी कमान जिसकी मुख्यालय पहले फोर्ट विलियम में थी, ठीक है, इसका नाम अब फोर्ट विलियम का नाम बदल के अब जो है विजय दुर्ग रख दिया है। हाल ही में RBI द्वारा की गई कटौती के बाद रेपो दर क्या है? रेपो दर 6.25% है, जो पहले 6.50 थी, जिसे घटा करके अब 6.25% रेपो दर कर दिया गया है। याद रखेंगे, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR इस टाइप की रेट है जो समय समय पर चेंज होते रहते हैं। जनरली ये बहुत दिनों से चेंज नहीं हुई थी, लेकिन आपको इसे रट करके नहीं जाना है। एग्जाम से कम 2, 4, 5 दिन पहले इसे RBI के साइट पर जा करके या गूगल में सर्च मार करके आपको पढ़ करके जाना है। क्योंकि देखिए, यदि आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए बेस रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR इस टाइप के क्वेश्चंस एक तो आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। यदि आप SSC या रेलवे या अदर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी यहाँ से 50-50 चांस रहता है क्वेश्चन पूछे जाने की। तो आप पहले से रट के न जाए, क्योंकि हर 2 महीना पर RBI जो है अपना रेट को निरीक्षण करता है, चेक करता है। तो हो सकता है वो बीच में कभी कभी चेंज भी करता है, कभी ना भी करता है। इसलिए आपको एग्जाम से 2, 4, 5 दिन पहले आपको RBI के साइट या गूगल में सर्च मार करके इन सब रेट को देख करके जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? वह जीता है नीरज कुमार ने। फरवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? वह क्रिकेटर है मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुका है और यह एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। 20-21 फरवरी 2025 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होने वाली दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 किस मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाएगा? यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया जाएगा। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में किया गया है। 6 फरवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में विकसित भारत 2047 की ओर, याद रखेंगे, विकसित भारत 2047 की ओर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी और कानून को मजबूत करना विषय पर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इसकी मेजबानी की है नीति आयोग ने। हमारा पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। विश्व की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक, जो वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व में फली फूली, उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। या उसी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के ही आसपास फली फूली थी, इसलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, जो ईसा से 3300 से 1300 ईसा पूर्व यह यहाँ पर फली फूली थी। वर्तमान में इसके साक्ष्य इसी आसपास में पाए जाते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 321 ईसा पूर्व में की थी। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, यह वर्तमान बिहार में थी, और यह जो है पहले
राजगीर में थी, बाद में उसे वैशाली लाया गया, कुछ दिन बाद उसे पटना लाया गया। तो यह कह सकते हैं वैशाली, राजगीर और पटना के आसपास में यह फली फूली थी और यहीं उसकी मेन राजधानी बेस थी। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और भारत सहित देश के बाहर भी इसकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया? तो वह था कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें साल में कलिंग पर आक्रमण कर दिया था और कलिंग युद्ध में जो तबाही उन्होंने और उनकी सेनाओं ने मचाई थी, जिससे जो विभीषिका हुआ था, उस विभीषिका को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो गए थे और उन्होंने इस युद्ध के बाद अपना शस्त्र त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिए। और अब सिर्फ बौद्ध धर्म अपनाए ही नहीं, बौद्ध धर्म का सिर्फ पालन ही नहीं किया, उन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण भी किया और साथ साथ देश दुनिया में इनकी प्रचार प्रसार भी किए। प्राचीन भारत के किस काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है? तो वह काल था गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है और यह कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब याद रखें, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो 130 क्वेश्चंस लगभग आपको मिलेंगे, उस सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और कह सकते हैं इनमें से कम 75% क्वेश्चंस वैसे हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखेंगे, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था और गुप्त काल की जो अवधि थी वह थी लगभग 319 से लेकर के 550 ईस्वी तक का। किस भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री द्वारा शून्य की अवधारणा विकसित की गई थी? वह थे आर्यभट्ट और यह बिहार से थे, बिहार के पटना से थे। बिहार के रहने वाले आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की थी, दशमलव की खोज की थी। दक्षिण भारत में किस शताब्दी में भक्ति आंदोलन नायनार और अलवार संतों द्वारा प्रारंभ होने की साक्ष्य मिलते हैं? तो यह 7वीं शताब्दी में मिलते हैं। दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था वह लगभग 7वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, जिनमें दो संतों या दो कैटेगरी के संत कह सकते हैं, नायनार और अलवार संतों के द्वारा यह भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था। वैदिक समाज काफ़ी हद तक एक कृषि प्रधान समाज था। याद रखिए, यहाँ पर कृषि प्रधान समाज था वैदिक समाज। वैदिक समाज का जो कालखंड बताया जाता है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का बनाया जाता है, जिसको दो पार्टों में लोग उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब बांटे गए हैं। लेकिन जो पूरी वैदिक काल था उसमें जो है समाज जो है वो कृषि प्रधान था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। और जैसे कि आप जानते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई जो है बाबर के द्वारा की गई थी और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुआ था और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार गए थे और बाबर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखते हैं। पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी में किसकी सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? याद रखेंगे, पलासी की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब सिरा उद दौला के बीच लड़ी गई थी, जिसमें सिरा उद दौला हार गए थे और ब्रिटिश सेना बंगाल पर कब्जा कर लिया था। और जो पलासी है ये वर्तमान बंगाल में है। यह डेट और यह जो क्वेश्चंस है वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखेंगे पलासी की लड़ाई जो है 23 जून 1757 को हुई थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था और वर्तमान में यह जो कोणार्क मंदिर है यह उड़ीसा में है। तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा सूर्य मंदिर कोणार्क में बनवाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ से हमें 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। स्वतंत्रता का सबसे पहला युद्ध जिसे सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है यह किस वर्ष हुआ था?
यह 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति के बारे में आप कई बार एग्जाम में पढ़े होंगे, बुक में पढ़े होंगे, तो याद रखेंगे। सो यह भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह 1857 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और कई एग्जाम में ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम लिखते हैं और 2 ह्यूम, ABCD 4 ऑप्शन में से आपको 2 नाम जैसे ए.ओ. ह्यूम और B.A. ह्यूम लिख देंगे, आपको आप बड़ा कन्फ्यूजन में होंगे। या कभी कभी एग्जाम में आपका पूरा नाम लिखते हैं इस तरह से, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और यहाँ पर कोई और नाम लिख देंगे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ए.ओ. ह्यूम जो आप रटे होंगे शॉर्ट में, उसका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। वर्ष 1905 में किस गवर्नर जनरल के समय बंगाल का विभाजन किया गया था? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। बंगाल का विभाजन जैसे आप जानते हैं 1905 में हुआ था, और यह उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। महात्मा गांधी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को किस अंग्रेज जनरल द्वारा अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नरसंहार का आदेश दिया गया था? यह था जनरल डायर। और जो आदेश दिया गया था जनरल ओ डायर के द्वारा। याद रखिए, कई एग्जाम में बड़ा ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछता है। जनरल डायर तो आप रटे होंगे पहले से भी, यहाँ भी बुक में जनरल डायर लिखा है, लेकिन जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर यदि ऑप्शन में हो तो भी आपका बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। और कई एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन में 2 ऑप्शन ए और बी आपको जरूर रहेंगे, एक होगा जनरल ओ डायर और दूसरा होगा जनरल आर डायर। तो याद रखेंगे, यहाँ पर जनरल डायर से कन्फ्यूज नहीं होना है। ये जनरल डायर दोनों ही केस में सही है, लेकिन यहाँ पर जो अंग्रेज, यहाँ पर देखिए शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों नरसंहार का आदेश दिया गया है। आदेश देने वाले जो कलेक्टर थे वो थे जनरल ओ डायर। याद रखेंगे, जनरल ओ डायर के द्वारा यह आदेश दिया गया था इस भीड़ पर गोली चलाने की। गांधी जी द्वारा 1920-22 की अवधि में चलाया गया स्वतंत्रता आंदोलन प्रमुख आंदोलन था। यह था असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा 1920 से 1922 तक जो आंदोलन चलाया गया था उसे असहयोग आंदोलन कहा जाता है। असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तेरह मार्च 1940 में लंदन में जनरल डायर की हत्या किसने की थी? यह उधम सिंह ने की थी। और देखिए इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, कभी कभी हर बार आपको जनरल डायर नहीं मिलेगा, कभी कभी जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर मिलेगा। तो याद रखिएगा, उधम सिंह जी के द्वारा जो लंदन में 13 मार्च 1940 को हत्या की गई थी वो किया गया था जनरल ओ डायर को। क्योंकि इसलिए मैं आपको ओ डायर और आर डायर पर फोकस करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के समर्थन से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए गठन किया था भारतीय राष्ट्रीय सेना, INA, इंडियन नेशनल आर्मी। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंडियन नेशनल आर्मी या भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन हैं, तो वह है सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की गई थी। जैसे कि आप सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, जब आर्मी के ऑफिसर एक दूसरे को सामने आते हैं, उसको विश करते हैं, तो जय हिंद से संबोधित करते हैं। और यह जो जय हिंद वर्ड था, यह भारतीय राष्ट्रीय सेना के द्वारा ही दिया गया था। उसने ही शुरुआत किया था इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा। तब से यह चला आ रहा है और आज भी भारतीय सेना के द्वारा जय हिंद से ही एक दूसरे को संबोधित किया जाता है, विश किया जाता है। किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली? तो उस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना।
माउंटबेटन योजना के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया गया और भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारत का संविधान कब अपनाया गया और यह कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। क्योंकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 तक बन करके तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को उसे अपनाया गया और कुछ संविधान के कुछ कानूनें लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही, जबकि पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में इसके लागू होने के समय कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी? भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय उसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। आज भी भारतीय संविधान में भाग 22 ही हैं, जबकि अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं। याद रखेंगे, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जो 8 मूल संविधान में थी और 4 बाद में संविधान संशोधन कर करके जोड़े गए हैं। तो टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, याद रखेंगे। भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? या तो यह है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान का भाग 3 के अंतर्गत कौन से अधिकार गारंटीकृत हैं? तो है मौलिक अधिकार। कई बार एग्जाम में सीधा से क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के भाग 3 में इनमें से क्या है? तो याद रखेंगे, मौलिक अधिकार हैं। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी आपके साथ घुमा करके पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत कौन से अधिकार गारंटीकृत हैं? तो वह है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व या राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। यह भाग 4 में किया गया है। भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में किया गया है। भारतीय संविधान के किस खंड में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो है प्रस्तावना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ये सब वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप भारत के प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो ये सब के सब उसमें हैं, उन सबको परिभाषित किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अभी वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वह भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, भारत में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। तीनों के अपने अपने चीफ होते हैं, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ। उसके साथ साथ ही अब एक CDS का भी पोस्ट अलग से बनाया गया है, जो तीनों ही सेना को कोऑर्डिनेट करने की काम आती हैं। लेकिन यह जो है सर्वोच्च कमांडर, यदि तीनों ही सेना की जो सर्वोच्च कमांडर की बात किया जाए तो यह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत में किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? यह है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया का उल्लेख है? यह अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? यह संविधान संशोधन 105 के द्वारा प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण और जैव विविधता। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? यह सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री जो पारिस्थितिक तंत्र है वो सबसे स्थिर हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित हैं? तो यह जामनगर में स्थित हैं। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है, यह कोपेन से संबंधित हैं। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्ययोजना कब लोकार्पित की गई थी? यह 2008 में की गई थी। पारिस्थितिक तंत्र में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षतः काफ़ी अधिक होती हैं? यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र जिसमें प्रजातीय विविधता मतलब अलग अलग जीव जंतुओं की जो विविधताएं पाई जाती हैं, जो सबसे ज़्यादा विविधताएं होती हैं, यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होती हैं। किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती हैं? यह स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती हैं। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? भारत में 1972 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। आज भारत में जो बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या कितनी है, यह आपको कमेंट्स करके बताना है। मैं अपने पिछले ही वीडियो में 2 वीडियो में यह बात चर्चा कर चुका हूँ। तो आपको वर्तमान में मार्च 2025 के लास्ट तक भारत में कितनी टाइगर रिजर्व हैं, वन्य अभयारण्य हैं, ये आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 9 हो चुका है। आपको टोटल कमेंट्स करके बताना है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती हैं वायुमंडल में नमी पर। किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती हैं? यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये अधिकतम पादप विविधताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। यह एम्स्टर्डम में स्थित हैं। ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो यह है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो सूरज से सोलर प्लेट के द्वारा जो तैयार की जाती है, इस ऊर्जा के थ्रू आपको कोई प्रदूषण नहीं होता है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यह कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। स्मॉग किस प्रकार का एक प्रदूषक है? यह द्वितीयक प्रकार का प्रदूषक है। हरित गृह प्रभाव क्या है? यह वैश्विक ताप में वृद्धि करता है। यह कह सकता है हरित गृह प्रभाव की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है तो वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। और इसका जो मुख्य स्रोत जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि हो रही है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, मतलब जैव विविधता का सबसे ज़्यादा संकट किसकी वजह से है? तो यह संकट है प्राकृतिक निवास और वनस्पति के विनाश से। जिस तरह से हम प्राकृतिक निवास को ध्वस्त कर रहे हैं, वनस्पति को नष्ट कर रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं, इन सब से जैव विविधता पर सबसे अधिक संकट पैदा होती हैं। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था। यह 1947 में लागू हुआ था। हमें आज़ाद होते ही हमने जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू कर दिए थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। यह 2010 में स्थापित किया गया है और यह क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जानलेवा कह सकते हैं कि प्रदूषक है, और यह जनरली कार्बनिक पदार्थ या कह सकते हैं कोयला, डीजल, उनके कम जलने की वजह से, अर्ध जलने की वजह से पूरी तरह जब उसका दहन नहीं हो पाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उससे बाहर निकलते हैं। और इसकी खासियत यह होता है कि यह ऑक्सीजन की अपेक्षा ज़्यादा तेज गति से हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू ही हमारे हर एक सेल में पहुंचता है, लेकिन यदि सांस में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो तो वह ऑक्सीजन से भी ज़्यादा तेज़ी से हीमोग्लोबिन में घुल करके हमारे सेलों तक पहुंच जाता है, जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया गया है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में है, जो नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत के राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह गुजरात है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत में कौन कृष्णा डेल्टा और केप केमोरिन के मध्य स्थित हैं या कोरोमंडल तट स्थित हैं? जैसा कि आप जानते हैं, भारत के पूर्वी तट को जो कोरोमंडल तट कहा जाता है, वो भी खास करके कृष्णा की डेल्टा से लेकर के, कृष्णा नदी की जो डेल्टा है वहाँ से लेकर के केप कोमोरिन के बीच स्थित भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। किस तट से भारत की औसत समुद्र तल नापा जाता है? यह चेन्नई तट से। जैसा कि आप एग्जाम में कई बार, बुक में कई बार यह क्वेश्चंस देखे होंगे कि एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो जनरली आपको 8848 मीटर मिलता है। कहीं कहीं पर 8850 मीटर भी है, वो तो अलग कहानी है। लेकिन यह जो 8848 मीटर है, यह समुद्र तल से लिखा मिलेगा कहीं कहीं पर। समुद्र तल से एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो 8848 मीटर। किसी भी चीज़ की समुद्र तल से जब ऊंचाई नापा जाता है, जनरली वही उसकी एक्चुअल हाइट मानी जाती है। लेकिन भारत में जो समुद्र की औसत तल मापी जाती है, यह चेन्नई के तल से नापी जाती हैं। तो कहने का मतलब, भारत सरकार द्वारा किसी भी प्लेस की जो हाइट, या कह सकते हैं पहाड़ की, किसी सिटी की जो समुद्र तल से हाइट मापी जाती हैं, तो वह याद रखिएगा उसकी बेस जो है चेन्नई की समुद्र तल को माना जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे, किस तट से भारत की औसत समुद्री तल मापा जाता है? तो ये चेन्नई के तट से मापा जाता है। राजस्थान मरुस्थल या थार मरुस्थल में किसका विस्तार है? यहाँ पर प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। याद रखेंगे, कहीं कहीं पर थार मरुस्थल को ही राजस्थान मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि थार मरुस्थल राजस्थान में है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीकी महादेश में है, और भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह थार मरुस्थल, जिसे राजस्थान मरुस्थल कहा जाता है। कन्फ्यूज नहीं होना है। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? यह गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड सबसे नवीनतम चट्टान है। कौन सी नदी अपने मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है? यह है मिसिसिपी नदी, जो अमेरिका में बहती है। मिसिसिपी नदी जो डेल्टा बनाती है वो पक्षी के पंजे की तरह होती हैं, जिसे पक्षीपाद डेल्टा भी कहा जाता है। कौन सा देश विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो वह देश है चिली। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आयोडीन का उत्पादन होता है, यह होता है चिली में। जनरली आप बहुत सारे लोगों को बोलते सुने होंगे कि वह नमक मिर्च लगा के बोलते हैं। जनरली आप खाने टाइम में भी नमक मिर्च के साथ नमक का यूज बहुत सारे लोग करते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा, और नमक में आयोडीन होता है। चिली जो देश है वह पूरा रियल में एक मिर्च की तरह इस तरह से बना हुआ देश है। चिली देश का नाम जिसने चिली रखा है, बहुत सोच समझ के रखा होगा। सेम इस तरह से एक देश है दक्षिण अफ्रीका महादेश में।
और चिली के साथ नमक की ज़रूरत है और नमक में आयोडीन होता है। तो इस तरह से उसे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश चिली है। सुएज नहर से आवागमन होने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्री दूरी में कितनी कमी आई है? ये 7,000 किलोमीटर की कमी आई है। भारत जब यूरोप के साथ कोई भी व्यापार करता है तो उसे अफ्रीकी महादेश को पूरी पार करके नीचे से हिंद महासागर होते हुए, प्रशांत महासागर होते हुए उसे करना, हिंद महासागर से नीचे ले गया करके उसे अटलांटिक महासागर होकर के करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इन पूरी दूरी को जब सुएज नहर का मतलब कि उद्घाटन हो गया, सुएज नहर का जब काम आवाजाही चालू हो गया सुएज नहर से, तो यह पूरी दूरी जो इतनी लंबी थी, लगभग 7,000 किलोमीटर की थी, यह कुछ ही किलोमीटर में तय होने लगी। कहने का मतलब यह है कि 7,000 किलोमीटर की दूरी घट गई है भारत को यूरोप से समुद्री व्यापार करने में सुएज नहर के वजह से। भारत में सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय जोन कौन सा है? तो यह जोन है 5। जनरली भूकंप को इन्हीं 5 जोन में बांटा गया है, जिनमें से 5वां जोन नंबर 5 जो है सबसे खतरनाक होता है। और यदि याद रखेंगे जोन नंबर 1 से लेकर के 5 तक है, लेकिन यह टोटल 4 जोन ही काउंट किया जाता है। एक जोन 1 भूकंप जोन नहीं माना जाता है, इसलिए इसे 2 से काउंट किया जाता है। 2, 3, 4, 5 मतलब 4 जोन में डिवाइड किया जाता है जोन नंबर 5 तक। भारत में जो है जोन नंबर 5 जो है जहाँ भी है वह बहुत ही खतरनाक भूकंपीय जोन में है। मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो एवं ईरी में से कौन सी झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है? यह है मिशिगन झील। मिशिगन झील पूर्ण रूप से अमेरिका में है, जबकि सुपीरियर, ओंटारियो और ईरी झील बॉर्डर पर है। वह अमेरिका और कनाडा के साथ बॉर्डर बनाता है, दोनों ही देश में फैला हुआ है, जबकि मिशिगन सिर्फ अमेरिका में है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स किससे संबंधित हैं? यह स्वास्थ्य से संबंधित हैं। याद रखेंगे ABC इंडेक्स जो है स्वास्थ्य से संबंधित हैं। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है मनरेगा। मनरेगा जो है भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। इस लॉरेंज वक्र द्वारा आय की विषमता मापा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि था? यह था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था समपोषणीय वृद्धि। करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? या स्थानीय मेलों पर कर। स्थानीय मेलों पर जो कर है वह ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? यह UNDP के द्वारा विकसित किया गया था। किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? योजना आयोग को। योजना आयोग को अशोक चंद्रा जी के द्वारा आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया था। अब योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होता है। यह होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक एवं आर्थिक आयाम। मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमी गति से बढ़ रही हैं। मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। जैसा कि आपको पता होगा 2014 में
एनडीए की सरकार आई थी, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे और उन्होंने ही मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की थी 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। तत्वों में कौन अर्धचालक है? यह है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक तत्व है जिसकी वजह से जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है यह सिलिकॉन से ही बनाया जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? यह होती है एक्स किरणें की। एक्स किरणें की ऊर्जा सबसे अधिक होती हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। जो कृत्रिम उपग्रह जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाता है और विभिन्न देशों की जो एजेंसियां हैं जिसके द्वारा यह लॉन्च की जाती है कृत्रिम उपग्रह, उसे डॉपलर प्रभाव के द्वारा ही सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है। दो सामान्य द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उसकी वेगों का अनुपात क्या होगा? इसके वेगों का अनुपात होगा 16:81। देखिए यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना होगा, बहुत ही केयरफुली याद रखना होगा। देखिए जब दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 दिया गया है, देखिए यहाँ पर 2:3 भी दिया जा सकता था, याद रखेंगे। यहाँ पर 5:6 भी दिया सकता है, 5:9 कुछ भी एक क्वेश्चन ही है तो है, उसको किसी भी अनुपात में दिया जा सकता था। लेकिन देखिए एग्जामिनर ने किस तरह से सेट किया है, यहाँ पर 4:9 दिया है और आपका ऑप्शन में मिलेंगे 16:81 और दूसरा अनुपात जरूर होगा 2:3। देखिए एक तो इसका रूट निकालने से आपका ये वाले हो जाता है और जब इसका वर्ग करते हैं, ठीक है, तो आपको 16:81 होता है। जिस तरह से यदि स्टूडेंट्स को थोड़ी सी भी कह सकते हैं मिस्टेक हुआ उसे समझने में, उसे याद रखने में, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर जरूर गलत करेंगे, क्योंकि 4:9 है, आंसर ऑप्शन में होगा 16:81 और प्लस 2:3। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका स्क्वायर रूट होता है, इसके स्क्वायर करते ही आपका 4:9 का स्क्वायर 16:81 होगा। आगे देखते हैं, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? यह हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन जो है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। फुलेरीन किसका अपरूप है? फुलेरीन कार्बन का अपरूप है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है यह 5 माइक्रोन से कम। हवा में जो 5 माइक्रोन से कम सूक्ष्म कण होते हैं वही हमारे श्वसन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो उसकी आयतन नहीं बदलेगी। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध किसके कारण होता है? यह इथाइल मरकैप्टेन की वजह से होता है, क्योंकि एलपीजी में कोई दुर्गंध नहीं होती हैं। जो एलपीजी है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें किसी भी तरह का कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं होती हैं। यदि उसे सिलेंडर में भर दिया जाए और यदि वह लीक होगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इनमें से गैस लीक हो रही है और इसके वजह से आग लग सकती है या कई कारण इसके वजह से कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, जिनसे बचने के लिए उसमें इथाइल मरकैप्टेन लगा मिक्स करके सिलेंडर में डाला जाता है, क्योंकि जब रिसाव हो तो लोगों को पता चले गैस लीक हो रही है। तो याद रखेंगे इसका दुर्गंध किसकी वजह से आता है? तो यह मिथाइल मरकैप्टेन की वजह से आती हैं। किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। और ये से भी आए समझें आप, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कृषि एग्रीकल्चर।
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? यह अंगूर की किस्में हैं। याद रखेंगे, सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा अंगूर की किस्में हैं। राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह राज्य है केरल। भारत में केरल काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है और इलायची का भी है सबसे बड़ा उत्पादक है। और रबर भी सबसे ज़्यादा केरल में ही होता है। तो याद रखेंगे, इलायची, काली मिर्च और रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने भी है, यही क्वेश्चन है, रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं, यह केरल हैं। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में होती हैं। डाहिया खेती होती है वहाँ दोनों ही जगहों पर। अजोलों के लिए उत्तम है। अजोलो कहीं कहीं पर एजोला भी लिखा रहता है, तो याद रखें कि यह उत्तम है धान की फसल के लिए। धान की खेतों में यह लगाया जाता है जिससे धान के उत्पादन बढ़ जाते हैं और उसे जानवरों को खिलाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है क्योंकि यह प्रोटीन युक्त होता है, जानवरों के लिए अच्छे आहार माने जाते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? यह कृषि साख क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। पी सेन गुप्ता ने 1968 में भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो उन्होंने भारत को 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था। पहलगांव चारागाह क्षेत्र अवस्थित हैं, यह जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। जम्मू कश्मीर में पहलगांव एक टूरिस्ट प्लेस भी है, साथ साथ उसे जब आप ठंड के सीजन में वहाँ जाएंगे दिसंबर जनवरी के आसपास में, तो वहाँ पर आपको बर्फ़ से ढका हुआ एक लंबा चौड़ा जगह, बहुत ही लंबे चौड़े जगह आपको मिलेंगे। बहुत बड़े एरिया में बर्फ़ से ढका हुआ प्लेन जगह मिलेंगे आपको, बहुत ही सुहावना जगह होता है। और जब वहाँ पर आप गर्मी में जाएंगे तो वहाँ घास के मैदान आपको मिलेंगे। पहलगांव को मिनी स्विट्जरलैंड वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे पहलगांव चारागाह क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है। भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है? तो वह राज्य कर्नाटक है और यह भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाले राज्य हैं वह कर्नाटक हैं। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, काली मिर्च और रबर का जो उत्पादन करता है, इलायची का, वह राज्य है केरल, जो कर्नाटक के ही बगल में है। और चाय का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है वो असम में होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे इन सबको। हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा बोरा में होता है, जिसे लोबिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है खेल कूद, गेम। 2022 फीफा विश्व कप में गोल्डन बूट किसने जीता था? तो वह जीता था किलियन एम्बापे ने। किलियन एम्बापे जो फ्रांस के फुटबॉलर हैं, उसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया था। किस स्टेडियम को भारतीय क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? यह ईडन गार्डन स्टेडियम है, जिसे ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर ईडन गार्डन को भारतीय क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? यह माइकल फेल्प्स के नाम है। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस शहर में हुआ था? तो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का वर्ष 2025 में जो हो रहा है, अभी चल रहा है, वह कौन सा संस्करण है? यह IPL का 2025 का जो संस्करण है वह 18वां संस्करण है। अभी 18वां संस्करण का IPL मैच चल रहा है। लंदन में प्रति वर्ष गर्मियों में आयोजित होने वाली प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट का क्या नाम है? इसका नाम है विंबलडन। विंबलडन टूर्नामेंट UK के
ब्रिटेन के लंदन शहर में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। 2011 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की? 2011 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत ने की थी। 2007 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता था? तो उसे भारत ने जीता था। NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन किस देश में स्थित है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। भारत के फ्लाइंग सिख के रूप में किसे जाना जाता है? उस मिल्खा सिंह को जाना जाता है। मिल्खा सिंह को भारत के रहने वाले मिल्खा सिंह है, जिसे फ्लाइंग सिख कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको 10 मिलेंगे। वेब पते में HTTP का क्या अर्थ है? HTTP का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कई बार एग्जाम में सिर्फ पूछेंगे HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखेंगे यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में ALU जिसके फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या है? डेटा को प्रोसेसिंग करना, मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करना ALU का काम है, जिसे शॉर्ट में आप डेटा का प्रोसेसिंग भी कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा संग्रह के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है डेटा को स्टोर करने, संग्रह करने के लिए। कैश मेमोरी, रैम और हार्ड डिस्क में कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? तो सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी, रैम और हार्ड डिस्क में सबसे तेज कैश मेमोरी है, उसके बाद रैम है और उसके बाद हार्ड डिस्क है। यदि सबसे स्लो पूछे तो वह हार्ड डिस्क है, सबसे तेज कैश मेमोरी है। URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंप्यूटर शब्दावली में HTTP क्या दर्शाता है? यह वेब संचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रोटोकॉल है। नाम से यह स्पष्ट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है? तो स्प्रेडशीट किसी भी तरह का कंप्यूटर वायरस नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन उद्देश्य है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मैनेजमेंट करना, दोनों के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जिससे वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होकर के काम कर सके। कंप्यूटर नेटवर्क में मॉडेम का क्या कार्य है? तो मॉडेम का कार्य है ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलना, और दूसरी साइट पर जाकर के जहां डेटा रिसीव होता है वहां पुनः एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विविध मिसलेनियस। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है मरीना बीच, जो चेन्नई में है। मरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय म्यूजियम कहाँ स्थित है? यह कोलकाता में है। भारतीय संग्रहालय ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता द्वारा स्थापित किया गया था, जो आज भारत के सबसे बड़ा संग्रहालय है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय भी कोलकाता में ही है, और उस पुस्तकालय का नाम है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। भारत में जो भारत सरकार के द्वारा सबसे बड़ी पुरस्कार दी जाती है वह भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। याद रखेंगे भारत का जो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है यह परमवीर चक्र है, और यह युद्ध काल में दिया जाता है। लेकिन शांति काल में जो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है वह अशोक चक्र होता है।
विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, अभी जस्ट पहले हम देखें भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय है जो कोलकाता में है, और विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय है जो लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर एटोजा रिजर्व है जो नामीबिया में है। विश्व में सर्वाधिक देशों से लगने वाली सीमाओं वाला देश कौन है? तो वह देश चीन है। चीन की सीमा विश्व में सबसे ज़्यादा देशों से लगती है। 13 देशों के साथ चीन अपनी सीमा साझा करता है, और जैसा कि आप जानते होंगे लगभग उन सब देश के साथ चीन का सीमा विवाद है। यदि इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये PDF ले सकते हैं, जिसका नाम BPSC दर्पण ही है, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।